योर चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब। सो बेसिकली इसमें हम टारगेट करेंगे DSSB और DSSB में भी मैं टारगेट करूँगी DSSB स्पेशल एजुकेटर। और आज की सीरीज से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूँगी डेली आपको 5 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करना और उनमें क्वेश्चन के साथ साथ हम आंसर विथ एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, जिससे आपको वो कंसेप्ट वो पूरा पोर्शन कवर अप हो जाए और रिवाइज हो जाए। सो हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। एंजॉय योर प्रैक्टिस सेशन एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस। मतलब हमें इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। और फर्स्ट ऑप्शन है डिजीज, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप। और बी ऑप्शन है डिसेबिलिटी, डिजीज, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट। एंड द थर्ड ऑप्शन इज हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, डिजीज, डिसेबिलिटी। फोर्थ ऑप्शन इज डिजीज, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप। सो आप लोग मुझे बताएं इसका आंसर क्या है एंड लेट्स सी। द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। पहले डिजीज होती है, फिर इम्पेयरमेंट, उसके बाद डिसेबिलिटी एंड देन हैंडीकैप्ड। फाइनली जो इंसान होता है वो हैंडीकैप्ड हो जाता है। अगर हम इसमें बात करें डिजीज क्या होती है, अगर हम बात करें बेसिकली हमारी बॉडी में कुछ भी अफेक्ट हो गया तो वो होगी सिंपली डिजीज। इम्पेयरमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल। इम्पेयरमेंट फर्दर जो है वो डिसेबिलिटी की फॉर्म ले लेती है। डिसेबिलिटी क्या होती है, बेसिकली इसमें रिडक्शन हो जाता है और इंटरप्रिटेशन हो जाता है। हम कोई भी टास्क जो करते थे नॉर्मली, जब हम नॉर्मल पर्सन थे, जब हम जो टास्क करते थे, अब जब डिसेबल हो गए हैं तो वो टास्क हम नहीं परफॉर्म कर पाते। जो टास्क है वो हम नहीं परफॉर्म कर पाते। नेक्स्ट इज हैंडीकैप। हैंडीकैप तो बेसिकली एक कंडीशन हो जाती है जो कि डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट इन दोनों से हैंडीकैप आता है। अगर हम बात करें हैंडीकैप, लाइक अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ, मान लो हमारे हाथ जो है वो चल गए हैं, ये हो गया, हमारी बॉडी का कोई पार्ट अफेक्ट हो गया, फिर उससे हमारे टिश्यूज डैमेज हो गए, बर्न हुआ तो डैमेज हुए, अब हम टास्क नहीं कर सकते, यह हो गया इम्पेयरमेंट। इसके बाद में उसका क्योर हुआ ही नहीं तो उसने डिसेबिलिटी की फॉर्म ले ली। डिसेबल होके भी वो परमानेंटली खराब हो गया, वो हाथ चल नहीं पा रहा, हुआ था बर्न से। लेकिन अब डिसेबिलिटी ऐसी कोर्स हो गई कि जो हैंड है वो चल ही नहीं पा रहा, अब वो हैंडीकैप्ड हो गया है। अब वो उस हैंड का तो आप कह सकते हो कि प्रयोग नहीं कर सकता है। सो इसका आंसर यही है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, डिसीज, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी को कॉज करती है। तो डिसेबिलिटी है क्या? डिसेबिलिटी की टर्म जो है वो क्या है? इट इज अ स्केयर टर्म, सर्कल टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे फर्दर आंसर बताएंगे और मैं तो आपको बता दूंगी। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। जो डिसेबिलिटी है वो अम्ब्रेला टर्म होती है। अब हम बात करें, जो डिसेबिलिटी होती है वो 3 एरियाज को बेसिकली कवर करती है, दैट इज इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। इसमें मतलब क्या बताया गया है कि डिसेबिलिटी, जैसे बताया था मैंने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था हमने कि इम्पेयरमेंट जो है वो डिसेबिलिटी को कॉज करता है। और सेकेंड इज एक्टिविटी लिमिटेशन। जब डिसेबिलिटी हो जाती है एक्टिविटीज़ जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। जैसे हम नॉर्मल पर्सन जो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं वो डिसेबिलिटी होने के बाद नहीं कर सकते, तो एक्टिविटीज़ में लिमिटेशन आ जाते हैं, हम लिमिटेड एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। थर्ड का आंसर क्या है? पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मली एक पर्सन है, वो सब एरिया, होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसका, वो सब एरियाज पे काम कर सकता है,
लेकिन उसको डिसेबिलिटी हो गई तो उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जिस भी एरिया में मान लो उसको अगर हैंड डिसेबल हुआ है तो वो अपने हैंड का काम नहीं कर पाएगा, हैंड से वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो हैंड की जो डिसेबिलिटी हुई उसका काम रुक गया, तो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई। So next question is, let me tell. Number question is, who is known as father of deaf? जो डेफ होते हैं मतलब कि जो बहरे होते हैं उनके फादर कौन है? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी डी लियो, ऑप्शन सी एबी चार्ल्स, ऑप्शन डी कैस्पर। सो इसका आंसर क्या है? लेट्स चेक। इसका आंसर है आंसर नंबर इसका आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज एबी चार्ल्स। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड फर्स्ट पब्लिक डेफ स्कूल हु डेवलप्ड फर्स्ट पब्लिक स्कूल फॉर डेफ? डेफ के लिए पहला पब्लिक स्कूल जो है वो किसने ओपन किया था? ऑप्शन इज ए एबी चार्ल्स, बी डी लियो, सी कैस्पर एंड डी ग्राहम बेल। सो इसका आंसर जो है इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। एबी चार्ल्स ने 18th सेंचुरी के एंड में पेरिस में जो है वो फर्स्ट पब्लिक स्कूल फॉर डेफ जो है वो ओपन किया था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी के साथ हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस स्लाइड में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूंगी कि आपको और क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। सो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है एबी चार्ल्स डेवलप्ड। एबी चार्ल्स ने क्या डेवलप किया था? लाइक अब हमने इसके 2 क्वेश्चन और देखे थे कि एबी चार्ल्स जो होते हैं वो फादर ऑफ डेफ कहलाते हैं। एबी चार्ल्स ने पहला पब्लिक स्कूल फॉर डेफ पेरिस में एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ओपन किया था। और अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। ए इन्होंने राइटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, बी रीडिंग सिस्टम को डेवलप किया था, सी स्पीकिंग सिस्टम को डेवलप किया था, या डी मैनुअल स्पेलिंग सिस्टम को डेवलप किया था। सो द करेक्ट आंसर इज, एनीवन गेस? So the correct answer is option D, that is manual spelling system for communication। मतलब जो एबी चार्ल्स थे उन्होंने क्या क्या किया, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, उन्होंने फर्स्ट पब्लिक स्कूल ओपन किया था। किसके लिए? डेफ के लिए। और उन्होंने मैनुअल स्पेलिंग सिस्टम भी बनाया था कम्युनिकेशन के लिए, ये भी बेसिकली डेफ के लिए ही था। और इन्हें हम फादर ऑफ डेफ भी कहते हैं। तो इसी के साथ आपके आज के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी है। हाँ, आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं आपको ये सीरीज कैसी लगी। देन थैंक यू। होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें, आगे बढ़ें और पीजीटी स्पेशल एजुकेटर में आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू।